वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे ऐसा लगा अर्मिला कहेंगी अस्सलाम वालेकुम और हम फिर आ गए। आप वो तो भाई जान मैं इंतजार कर रहा हूँ, किसी दिन ये होना चाहिए। खैर इस उम्मीद के साथ आगे कहना है हम फिर आ गए। इस उम्मीद के साथ कि आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं। पाकिस्तान में से श्रीलंका मैच एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान ने फिर लगे हाथों रन अच्छे खासे बनवा दिए। उसमें एंजॉय करने वाली बात क्या है उस मैच में? नहीं, मेरे लिए हर वो टेस्ट मैच एंजॉय करने वाला होता है जिसका फैसला मुतवक्की होता है, जो कि टेस्ट का फैसला नहीं होता ना। 5-5 दिन खेलने के बाद पता लगता है ड्रॉ हो गया। तो पाकिस्तानी टीम की बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस तो नहीं रही है जी। श्रीलंका ने 329 फिर बना लिए और पाकिस्तान क्या करता है इस मैच के अंदर, ये एक स्टिल सवाल है। और पाकिस्तान के ऊपर श्रीलंका को 333 रन की लीड मिली है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। नहीं, हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान को 200-250 तक महदूद कर देगा। अब पहले तो हमसे 222 नहीं बने, तो अब क्या करेंगे? खेल जारी है तो इस पे हमारी बड़े खदशात है। खैर जी, इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है और ये मौसम सियासत का मौसम है। पाकिस्तान में जो तब्दील हो रहा है, चूँकि इस्लामाबाद के अंदर तो गरज चमक के साथ इस हवाले से बारिशें जारी रहती हैं। सियासी बारिशों की बात कर रहे हैं आप। और पंजाब ने पासा पलट दिया है। अब लोगों को खतरात लाहक हो गए हैं। लेकिन जो सबसे इसमें ख़तरनाक बात हुई है वो कल पाकिस्तान में डॉलर की तारीखी परवाज़ है, जो कि 216 तकरीबन 217 रुपये तक पहुँच गया। और उसके साथ साथ जो हमारी स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश कर गई। बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के थे वो भी इसके साथ। और ये इम्पैक्ट ऑब्वियसली आएगा जब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है मुल्क के अंदर, तब तक इकोनॉमी इस तरह से अप एंड डाउन आता रहेगा, चाहे वो डॉलर हो या स्टॉक मार्केट हो। ओवरऑल सिचुएशन को इतनी हौसला अफजा नहीं है। एक तरफ तो हमारे सियासतदान खुशियां मनाते हैं जी, हम जीत गए, कोई कहता है हम हार गए, हमने इलेक्शन तस्लीम कर लिया, कोई कहता है हमने तस्लीम नहीं किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो इकोनॉमिक की साइड है, इकोनॉमी की साइड है, ये बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और उसका नुकसान किसी और को नहीं, सिर्फ पब्लिक को, पाकिस्तान को होता है। अच्छा चलें, जाते जाते अब ये बता दें कि अगर खुदा ना खास्ता हुकूमत चेंज हो जाती है या इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहते, तो चाय फिर भी एक ही कप पीनी है, 2 पी सकते हैं दिन में? नहीं, ये सवाल है। ये आप अदनान से पूछे, वो आपको दूसरा कप देगा कि नहीं? ऐसा इकबाल साहब नहीं पता। ऐसे इकबाल साहब के बिकॉज़ हम तो देखें, हमें तो जो गवर्नमेंट आती है वो नई हिदायत देती है ना। पिछली गवर्नमेंट ने कहा था घबराना नहीं है, हमें ठंड लगती थी, हमें ठंड लगती थी, हम कहते हैं ठंड नहीं है। किसी इस गवर्नमेंट ने कहा था आप दही की जगह टमाटर इस्तेमाल करें, तो 2 रोटी की जगह 1 करें, हमने 1 कर दी। हमसे मुराद अवाम। अब इस हुकूमत ने कहा है कि चाय का कप 2 के बजाय 1 कर दें, कर दिया। अब आगे क्या करना है? मैंने नहीं किया। ये सवाल है। चले जी, शुरू करते हैं। आज की हेडलाइंस देखते हैं और चलाते हैं सिलसिला। ज़िमनी इलेक्शन में तारीखी कामयाबी। तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली में वाज़े बरतरी के बाद पंजाब का तख्त मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गया। शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा भी खतरे में पड़ गई। सियासत के पुराने खिलाड़ियों ने सोच विचार के लिए सर जोड़ लिए। इमरान खान का मज़ाहमती बयानिया हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन गया। मुस्लिम लीग नून में वोट को इज्जत दो का बयानिया फिर सर उठाने लगा। नवाज शरीफ को अब वतन वापस आकर कौम को सच बताना पड़ेगा। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने आइंदा चंद दिन में न्यूट्रल से मुताल्लिक बड़ा इंकिशाफ करने का ऐलान कर दिया। सियासी गैर यकीनी मईशत को ले डूबी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद रुपए की संगीन बेकदरी, डॉलर बेलगाम हो गया। अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह 216 रुपए तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में अफेरा फैज सैर करवाएंगे इंसान और जानवर की मोहब्बत में लाजवाल यादगार हिरन मीनार की। और अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग आज अपनी सालगिरह मना रहे हैं। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। ज़िमनी इलेक्शन हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी कामयाबी के लिए मुल्की सियासत, इनफे कामयाबी के बाद जो मुल्की सियासत है वो इंतहाई दिलचस्प रुख इख्तियार करने लगी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में, आपको मालूम है, एक वाज़े बरतरी हासिल कर लिया इन नंबर्स, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट नंबर्स। इन नंबर्स पीटीआई इस वक्त लीड करती नजर आती है। तहरीक इंसाफ इत्तेहादियों की मजमूई तादाद इसके साथ बढ़कर 188 तक पहुंच गई है, जबकि नून लीग और उसके जो इत्तेहादी हैं उनका नंबर इस वक्त 179 पर है, यानी कि 9 सीटों का फर्क पड़ चुका है। अब 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब के लिए रन ऑफ इलेक्शन होना है। हमें मालूम है अदालत ने इसका हुक्म दिया था। पंजाब का मुस्तकबिल क्या होगा, सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत बना पाएगी
अपनी मुद्दत इसके हुकूमत बनाए जाने के बाद पूरी कर पाएगी, या इमरान खान का जैसा कि बयानिया है कि हुकूमत बनाने के फौरी बाद असम्बली तहलील कर दी जाए, इलेक्शन की जानिब जाया जाए और फौरी इलेक्शन का इनेकाद हो। सूरत हाल क्या बनती है तो आइंदा 2-3 रोज़ में पता लग जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फतह है उसने पंजाब में नून लीग की हुकूमत के लिए और वफाक में शहबाज शरीफ साहब के लिए यकीनी तौर पर बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस्तीफे और फौरी जनरल इलेक्शन कराने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर सियासी बहरान का हल साफ और शफाफ इलेक्शन को करार दिया है। दूसरी जानिब जी इमरान खान साहब के जो मज़ामती बयानी है उसने मुस्लिम लीग नून को बड़ा परेशान कर दिया और उन्हें दोबारा से वोट को इज्जत दो के बयानी से मुतल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत ही मानी खेज किस्म की बातें की और कहा कि अब हर हाल में नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ेगा और सच बताना पड़ेगा। वो प्लेटलेट्स का क्या हुआ पता नहीं, वापस नहीं उन्होंने उनसे पूछ के हर हाल में उन्हें कहना चाहिए नवाज शरीफ साहब को ठीक होना पड़ेगा, फिर आना, वो तो बीमार है ना। अच्छा, उन्होंने मजीद क्या कहा आपको सुनवा। जो हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। आज नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा। जमात छोटी चीज है, रियासत को बचाने के लिए नवाज शरीफ को आना पड़ेगा। जी, आपने सुना जावेद लतीफ़ साहब ने क्या कहा। इस हवाले से हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब, खुश आमदीद और गुड मॉर्निंग। इम्तियाज़ साहब, जावेद लतीफ़ साहब की अपने बात सुनी, ये उनकी ख्वाहिश है या वो ये चाहते हैं या उनको किसी ने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आए, वरना सिचुएशन फ़िलहाल उनकी ख्वाहिशात के मुतल्लिक ही लग रही है कि उनकी ख्वाहिश है मासूम सी कि वो वापस आ जाए। देखिए, ये मासूम सी ख्वाहिश नहीं है। ये लगता है वाक़तन नवाज शरीफ के नज़रियाती कारकुन हैं, उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा और इनकी जो इतनी ज़ोरदार बातें सुन के मुझे कोई 20-25 साल पहले की बात याद आ गई कि नवाज शरीफ साहब ने जब IGI के रहनुमा थे तो अवामी नेशनल पार्टी के ख़िलाफ़ उन्होंने गद्दारी का एक मुकदमा कायम करने की कोशिश की थी और करारदाद लाना चाहते थे कौमी असेंबली में। ये भी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ पे। तो उस वक्त आप देखिए कि अवामी नेशनल पार्टी के जो नज़रियाती कारकुन थे उन्हें गुस्सा तो बहुत आया जी, और कई लोग ज़ियाउल हक के ज़माने में भी छोड़ के जा चुके थे पाकिस्तान। जब नवाज शरीफ ने ये काम शुरू किया तो उस वक्त भी बहुत लोग नाराज़ हुए, लेकिन जनाब 2 साल के बाद वही नवाज शरीफ और वही असफंदियार वली और वली खान और अजमल खटक एक दूसरे से बगलगीर हो गए। तो उसमें सवाल ये था कि वो जो कारकुन थे नजरियाती, उनका क्या हुआ? उनको तो आपने जलील कर दिया। कोई घर छोड़ गया, मुल्क छोड़ गया और वो जलते रहे, कुड़ते रहे। और यहाँ ये वो लीडर थे जिनके लिए फिर यहाँ से 400 सवाबी बाकायदा नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर भेजा करते थे उनको लाने के लिए दावतों में। ये जावेद लतीफ़ साहब का जो अलमिया है मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ कि आप हर वक्त बड़े रहनुमा की तारीफ में, उसके दिफा में गली गली सड़क सड़क पे लड़ रहे हैं, लेकिन वो रहनुमा बड़े आराम से अपनी जगह बैठे हुए हैं और अपनी मसलहत के तहत अपनी तदबीर बदलते रहते हैं। लेकिन इम्तियाज़ गुल साहब, आपको भी बेहतर कि ये सिर्फ एक शख्स का ख्याल तो नहीं हो सकता कि वो उठे, वो कौमी मीडिया के ऊपर आए, प्रेस के सामने आए और अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दे, जैसे अरना ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये हो नहीं सकता। इसके पीछे डेफिनेटली देयर इज़ अ प्लानिंग, देयर इज़ अ प्लान जिसके ऊपर कार फरमा होना है। और अब तो ये ज़बान ज़द आम है कि अब अगर नून लीग बतौर पार्टी चलनी है तो नवाज शरीफ साहब आएंगे तो वो चलेगी, बाहर से बैठ के अब पार्टी रन नहीं हो सकती। और ये जो एक ट्रेलर दिया है पंजाब की आवाम ने मुस्लिम लीग नून को, खास तौर पे लाहौर की आवाम ने, ये तो बड़ा ही ख़तरनाक है उनकी पॉलिटिक्स को लेकर, जो कि साबित कर रहा है कि अब सिर्फ मरियम साहिबा, जो कि कंपैरेटिवली अच्छी कैंपेन की उन्होंने, लेकिन वो उस लेवल पे पार्टी को नहीं ले जा पाई कि पार्टी जीत पाती इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं पार्टी को उसकी लीडरशिप की ज़रूरत है, जो कि नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो आई थिंक इट्स अ प्लान, इट्स नॉट जस्ट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। इम्तियाज़ साहब, ऐसा लगता है? नहीं, मैं तो वही जो कहने की कोशिश कर रहा था जी, कि आप हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है।
तो जो इन्होंने नारे दिए कि वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ बीमार है, हम न्यूट्रल जो हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं, अभी हम अपनी जंग लड़ेंगे, सारी चीज़ों की शेल्फ लाइफ थी 2-2, 3-3, 4-4 हफ्ते। और ये अब एक अलमिया है अक्सर लोगों का, जो भी शहबाज या नवाज शरीफ साहब के पीछे खड़े हैं उनकी सियासत का अब वो मजीद शायद दुमछल्ला नहीं बनना चाहते। अगर इमरान खान भी कल कलाम को यही हरकतें करेंगे, उनके पीछे भी फिर लोग नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतना शऊर का ज़माना है कि अब आप मजीद लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और जो बातें आप लंदन में बैठ के किया करते थे, वो तो इमरान खान ने यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के कर दी हैं, जलसों में कर दी हैं, जाके फौज के हवाले से या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। और ये अभी भी वहीं पे और उसी फौज के साथ मिल के उसकी दी हुई बैसाखियों पे ये बच्चों की तरह इन्होंने अदम एतमाद की तहरीक में हिस्सा लिया, कामयाब हो गए। इन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि आगे कितनी लैंडमाइंस हैं। लैंडमाइंस इसलिए बनी है कि इन लोगों को सिर्फ जल्दी थी वजीर आजम वजीर आला बनने की। इनके पास कोई प्लान नहीं था कि आगे यूक्रेन में रूसी एक्शन शुरू हो चुका था, जारियत उनकी शुरू हो चुकी थी, दुनिया भर में कसाद बाजारी है, अफराते ज़र में इजाफा हो रहा है। ये जो इम्तियाज़ गुल साहब कतई कलामी माज़रत, जो आपने लोगों को बेवकूफ़ की बात की है, बेवकूफ़ी यही होती है ना कि आप कहें और बनाना, बेवकूफ़ बनाना कि आप कहें कुछ और करें कुछ और। ये तो इमरान खान ने बखूबी किया है। उन्होंने, वो कहते थे मैं कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, वो बने रहे। IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो जाते रहे। मैं एलाइज को साथ नहीं लेके चलूंगा, लाते रहे। जिनको डाकू कहते रहे उन्हें वज़ीर आला बनाया। तो ये बेवकूफ़ तो वन वे और दी अदर अवाम बनी रही है जी। इमरान खान साहब ने भी माशाल्लाह रोल तो प्ले किया है इसमें, अपना अच्छा खासा किया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कल को इमरान खान ने भी अगर ऐसा मजीद किया तो लोग उनके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अब ये भी देखिए, इतना आप ना कोई आइडियल सिचुएशन की तरफ ना जाएं कि अगर उन्होंने सियासत करनी है पाकिस्तान में रह के करनी है, क्योंकि और सियासत पाकिस्तान की सियासत जहाँ पे आबिद शेर अली, राना सनाउल्ला, ये पंजाबी फिल्मों के जो कैरेक्टर हैं आपके सामने, जो माइंडसेट है, जो सोच है इस मुल्क में कि तकरीबन गालिब अक्सरियत करप्ट है, ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, माली तौर पे, आपके इर्द गिर्द वही लोग हैं। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन फाइट ओनली विद द आर्मी दैट इज अवेलेबल, यानी उन्हीं लोगों के साथ और उन्हीं टेक्निक्स के साथ आप फिर लड़ेंगे ना जो आपके पास अवेलेबल हैं। इमरान खान ने बहुत से यू टर्न लिए, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये भी देखें, या तो वो यू टर्न नहीं लेगा या फिर मुल्क छोड़ के और सियासत छोड़ के चला जाएगा। आप आइडियल सिचुएशन उसे तवक्को ना करें लेकिन उसके बावजूद जो उसने किया है, मेरा ख्याल है वो किया है जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971, 72, 73 में किया था पाकिस्तान के लिए। शऊर दिया उन्होंने, यहाँ पे एहसास दिया कि आप इज्जत के साथ जिए, खुददारी के साथ जिए, लोगों के आगे कशकोल ना फैले। जो IMF वाली बात थी ना, IMF मुझे पता है पहले भी इन्होंने देर की थी इस वजह से कि ये तमाम शराइत नहीं मानना चाह रहे थे, और ये इकोनॉमिस्ट ने, मतलब मईशतदान है, उन्होंने बताया है। और अब भी इन्होंने ये शराइत नहीं माननी थी। जिस अंदाज में 110% इन्होंने ये पैकेज मान लिया है IMF का, हमारी हुकूमत ने, इमरान खान के दौर में ये नहीं होना था, क्योंकि जो पब्लिक मनी है ना उसको इस्तेमाल करने का उनका थोड़ा सा मुख्तलिफ मेरा ख्याल है फॉर्मूला है, जिसकी वजह से बचत हुई, ज्यादा रेवेन्यूज हुई। तो हमें थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात के मुताबिक रह के अपने जो थीसिस हैं वो कायम करने चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा इम्तियाज़ साहब, दूसरी जानिब ये जो हम ज़िमनी इलेक्शन की भी बात कर लेते हैं, ऑब्वियसली इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद आपसे पहली दफ़ा ही बात हो रही है, जो पंजाब ने एक बड़ा अपसेट किया है तहरीक इंसाफ ने, और ये बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब आइंदा, चूँकि हम जब भी इस हवाले से तज्जिया कर रहे थे ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, हम यही कह रहे थे कि इसका इम्पैक्ट जो है जनरल इलेक्शन पे भी होगा, कि आइंदा मुल्की सियासत किस रुख जाएगी। और ये अपसेट मुस्लिम लीग नून के लिए स्पेसिफिकली बहुत बड़ा अपसेट है, क्योंकि पंजाब को उनका गढ़ कहा जाता है। किस तरह से आप देखते हैं तहरीक इंसाफ की इस जीत को, और सेकेंडली आइंदा का जो लाया अमल है तहरीक इंसाफ के लिए वो क्या होगा कि जिसके तहत वो आगे जनरल इलेक्शंस के लिए भी खुद की पार्टी को या अपने आप को स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट लाने के लिए उसको प्रिपेयर कर सकें? जी देखिए, एक तरफ तो जो अपसेट हुआ है, बिल्कुल सही आपने कहा कि अक्सर लोगों को इसकी तवक्को नहीं थी, और बिल्कुल ये एक गैर मुतवक्के तौर पे इतना बड़ा ये अपसेट या रिज़ल्ट इस तरह का आ गया है। उसकी भी बुनियादी वजह ये मुस्लिम लीग के अंदर के ये बुनियादी तजादात हैं कि एक तरफ नवाज शरीफ मरियम सफदर हैं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ बाप बेटा हैं जो कि वज़ीर आला था अब तक और एक वज़ीर आज़म बन गया।
और फिर वो जावेद लतीफ़ साहब ने जो बातें की वो सामने आ गई हैं कि उनके अंदरूनी कशमकश थी, जिसकी वजह से पार्टी अब मुत्तहिद मेरा ख्याल है नहीं रह सकेगी, और ये उन तज़ादात की वजह से जो पार्टी के अंदर हैं। जहाँ तक अब इमरान खान का ताल्लुक है, उन्होंने एक बयानिया दिया वो साजिश का, और दूसरी बात मैं कह इज्जत खुददारी वाला। जी जी, ये तो उन्होंने जो बयानिया दिए हैं ना जी, इसमें मेरा ख्याल है इसको कोई नहीं बीट कर सकता था। साजिश का गलत है या सही है वो तो नेशनल। अच्छा गुल साहब, मेरे पास टाइम कम है, एक सवाल और मैं करना चाह रहा हूँ, वो PMLN की सियासत के हवाले से, क्योंकि बहरहाल हमारा जो एक पॉलिटिकल कैपिटल इसको कहें, सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर ये दो जमातें ही हैं, PMLN है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब एक तो क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं PMLN के लिए? क्या वक्त के साथ हालात मजीद मुश्किल होते देखते हैं, या फिर अगर उनकी मर्कज़ी लीडरशिप वापस आ जाती है और उनके पास वक्त भी 1 साल का वो गेन कर लेते हैं मजीद इलेक्शन तक जिस भी तरीके से, तो कुछ आपको लगता है कि नहीं दे कैन मेक अ कम बैक, या फिर आपको लगता है कि नहीं इमरान खान का बयानिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मजीद 1 साल भी बीच में गुजरता है तो वो बयानिया मजीद मजबूत ही होगा? आपका क्या तज्जिया है इसको लेकर? मुझे तो लगता है ये बयानिया अभी मजीद मजबूत होगा दूसरी जमातों की माजी की कारकर्दगी और उनके अंदरूनी तजादात की वजह से। ये अब रिवर्स नहीं हो सकता ये, इसलिए कि सोशल मीडिया है, आपको पता है, टीवी तो अब एक साइड पे हो गया, तो फेसबुक ट्विटर के ज़रिए बहुत सारी मैसेजिंग होती है, और अभी बड़ा एक वक्त आ गया है कि हमारे तमाम रहनुमा जिस पार्टी के भी, उनको इस उम्र का एहसास करना चाहिए कि जो सोच है उनकी, क्या आप दबा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, जाली मुकदमे बनवा देंगे, जो अभी हमने देखा है जो राना सनाउल्लाह जो कर रहे हैं, तो जब तक इस सोच को अब खैरबाद नहीं कहेंगे, जब तक कि कुछ मिनिमम एक एजेंडे पे तमाम पार्टियां इत्तेफाक नहीं करेंगी, उस वक्त तक ये हलचल रहेगी। ठीक है, हलचल रहेगी। थैंक यू इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मुल्क की सियासत के ऊपर इम्तियाज़ गुल साहब अपना तज्जिया दे रहे थे और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात कर लेते हैं, और मईशत के हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कल जब ये खबर आई, इनफैक्ट जब ये ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स आए, उसके बाद बहुत ही बुरा इम्पैक्ट, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे आया, डॉलर प्राइस के ऊपर आया, और इस गैर यकीनी की वजह से तारीख की सबसे बुलंद सतह पे डॉलर पहुंचा 215 रुपए और तकरीबन 50 पैसे तक इसकी जो प्राइस है वो पहुंची। और स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार रही। 42,000 का जो एक नफसियाती हद है इंडेक्स की, उससे भी इंडेक्स गिर गया, और रिपोर्टेडली बिलियंस ऑफ रुपीज़ लोगों के जो हैं वो इन्वेस्टर्स के इसमें डूब गए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो कि अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ तक महदूद हो रहा है। मामला ये है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है, और शायद आगे रहने वाला है। तो इसका हल क्या है कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कम आए, इसका डॉलर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट कम आए, और फिर अल्टीमेटली इसका लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कम आए। जो कि अभी IMF से मुतालिक जो प्रोग्राम है वो भी 2-3 माह से ताख़ीर का शिकार है, और इससे भी मईशत को खातिर खा नुकसान पहुँच रहा है इस वक्त की सूरत। वज़ीर ख़ज़ाना जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तारीख पे तारीख दे रहे हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में, आखिर में, यानी कि हतमी मुआहदा तय पा जाएगा, लेकिन फिर यूटर्न लेते उन्हें मुआहदे की बहाली के लिए अगस्त का टाइम दिया, और इसी तरह से ये सारी सूरत हाल है। मौशी सूरत हाल पे बात करते हैं। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुल्क की मईशत की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी जो मईशत है उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और हमने अभी कल ही डॉलर के हवाले से अगर हम बात करें तो बुलंद तरीन सतह पे था, और ओवरऑल कुछ स्टॉक मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं रही। तो इस हवाले से पहले आप स्टार्ट में कमेंट कीजिएगा। Assalamu alaikum, good morning. It's always a pleasure to be on a vibrant show like yours. So I always like to come to your show. Thank you. अच्छा जी, अब देखें जी, बात यह है कि एक तो ये है कि जो दुनिया में हो रहा है वो भी अभी चल रहा है, which is कि दुनिया की इकोनॉमीज को स्लो किया जा रहा है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए। आपने देखा कि US में भी इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल की हाईएस्ट सतह पर आई। तो एक तो ये ग्लोबल सिनारियो, और यूक्रेन की वॉर, जो हमारा तेल था वो तकरीबन $95-96 पर बैरल पर आ गया था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $106 पर बैरल पे वापस चला गया है। सो ये तो हो गया दुनिया का।
तो हमें अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है इसी चीज को देखते हुए। अब आ जाए लोकल सिनारियो पे। देखें, लोकल सिनारियो वही है जो चेंज नहीं हो रहा। वो ये है कि हमारा IMF से मुआहिदा जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट्स में सर्टेनिटी आ जाएगी। IMF मुआहदे में 2-3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज ये होती है कि एक मेमोरेंडम होता है, कि कागज होता है जिस पे हम एग्री करते हैं कि आपने ये लिखा मुझे कि जी ये चीजें आप चाहते हैं हमसे, हमने उस पे आपसे आर्ग्यूमेंट किए, हमने अपनी चीजें आपके सामने रखी, हमने अपनी तजावीज आपके सामने रखी। और उसमें पाकिस्तान में ना 3 चीजों पे ये मुआहदा होना है। एक तो ये मुआहदा होना है कि जो हमारा बैरूनी खसारा है उसको कैसे कम करना है, जिसको ये ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। दूसरा इस पे होना है कि जो हम अखराजात करते हैं और जो हम कमाई करते हैं, यानी कि हमारे रेवेन्यूज पूरे मुल्क के, FPR के भी, फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज हैं उनको मिलाएं। तो ये जो पूरे हमारे महसूलात हैं पूरे मुल्क से जो आते हैं, इनका जो ताल्लुक है हमारे एक्सपेंडिचर से वो कैसा चल रहा है। आपको पता है हम हमेशा कम रहते हैं, यानी कि एक डेफिसिट रहता है। यानी कि हमारा तखमीना ये है कि इस साल भी 5% का एक डेफिसिट, 4.9% का एक डेफिसिट होगा अगले साल। तो हमने इस पे एग्री करना है उनके साथ। तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, मतलब टैक्स लगाना। तो चले इस दफा हमने टैक्स लगाया, कोशिश की कि कुछ अमीरों पे लगाएं, तो पर्सनल इनकम टैक्स में वो चेंजेस हम नहीं कर सके जो हम चाहते थे। और डॉक्टर मिफ्ता साहब ने इसका खुद एतराफ भी किया है कि वो चाहते हैं कि इससे बेहतर चीज होती। तीसरी चीज है एनर्जी प्राइसेस। अब एनर्जी प्राइसेस में 1-1.5 साल का बैकलॉग आ रहा है। वो अभी एनर्जी प्राइसेस में चेंज आना है। पेट्रोलियम में आ गया है, एनर्जी से मेरा मतलब है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी में आना है। अब इस वक्त जो डेट सामने आ रही है आपके नाजरीन के लिए, वो ये है कि 26 अगस्त को हम बोर्ड में चले जाएंगे IMF का मुआहिदा लेके। बट ये जो टर्मोइल कह लें या जो चीज़ें तब्दील हुई पॉलिटिकल फ्रंट पे, ये नहीं हुआ था तो सर्टेनिटी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ अपने दोस्त ममालिक से भी बात करनी है। अब वो क्या बात है? बात यह कि हमें अगले साल 35.1 बिलियन डॉलर चाहिए। सर्टेनली बहुत बड़ी सी रकम लगती है। यानी कि ये हमारा हुजम है कि जो हम खसारा करेंगे और जो हमने पैसे वापस करने हैं उनको मिला के हमें 35.1 बिलियन डॉलर इकट्ठे करने हैं। इसमें अभी भी कुछ शॉर्टफॉल है, यानी कि हमारी जो सारी बोरोइंग्स हैं IMF से, कमर्शियल बैंकों से, ADB, मल्टीलैटरल से, इनको मिलाएं भी तो 4-5 अरब डॉलर हमें कमी है। और ये किसने पूरा करने? आपको पता है हमारे सारे वज़राए आज़म, हमारे सारे वफूद, हमारे फ्रेंडली कंट्रीज जिसमें चाइना, UAE, कतर और किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है। तो अभी इनसे पैसे पूरे करने, तो यूं है कि IMF मुआहिदा अभी भी कंप्लीट कुछ दिन पहले टाइम लगेगा। कुछ दिन पहले एक तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद आके बताया था कि IMF से हमारा जो द डील इज डन, एक तो वो था। और उसके साथ साथ एक मिफ्ता इस्माइल साहब ने, आई थिंक इट वाज अ प्रेसर, बिकॉज मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ी उनकी, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से कुछ 1.5 अरब डॉलर के हवाले से कहा कि एक मुल्क इन्वेस्ट करने जा रहा है, कुछ पेट्रोलियम की मद के अंदर डेफर्ड पेमेंट्स होने जा रही हैं, कुछ इस तरह के मामलात उन्होंने बताया, जिससे ओवरऑल हमें कोई 3-4 अरब का एक एज मिल रहा था उसको लेकर। एक तो ये जो अभी ज़िमनी इंतखाब है, पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होती है, उसकी वजह से माशी सूरत हाल ठीक नहीं होती है। और मेरा सवाल ही यहाँ पे ये है, ये जितनी बातें आप कर रहे हैं, ये बातें अगर हो भी जाएं, फिर भी जैसा कि हमें मालूम है कि पाकिस्तानी मईशत मुश्किल का शिकार रहेगी, लेकिन कुछ ना कुछ सांस लेने लगेगी। लेकिन अगर ये हो ही ना, या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल ठीक हो ही ना, जो कि होती नज़र नहीं आती अगले 5-6 महीने कम अज़ कम, तो आपको लगता है कि ये सब कुछ हो पाएगा जिस तरह पाइपलाइन में हम चीज़ें करना चाह रहे हैं? और ख़ास तौर पर IMF ट्रस्ट कर पाएगा इस पोलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए रियासत पाकिस्तान के ऊपर? So all your comments are valid. नंबर 1 बिल्कुल सही बात है, 4 बिलियन डॉलर की कोशिश की जा रही है। और डॉक्टर मिफ्ता वजीर आज़म और हमारे, आपको पता है कि आर्मी चीफ ने भी विजिट किया है फ्रेंडली कंट्रीज को मिडल ईस्ट में, और सबकी कोशिश इसी तरफ है कि ये 4 बिलियन डॉलर, जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट है, कुछ तेल की फैसिलिटी है, कुछ डिपॉजिट है, कुछ LNG की फैसिलिटी है, जस्ट टू बी क्लियर। सो इसको पूरा किया जा सके। IMF के साथ हमने ये तय किया हुआ है कि हम ये पैसे पूरे कर लेंगे, सो दैट वी गो अहेड विद द IMF, और ये हम जुलाई में ही करने हैं। अब इसी से ट्रांजिशन करें कि अगर हालात पॉलिटिकली जो है उसमें एक अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है, और आपको यूं लग रहा है कि ये जो सर्टेनिटी है वो आने वाले दिनों में नहीं आ रही, तो फ्रेंडली कंट्रीज क्या ये पैसे आपको दे देंगी? दैट इज द क्रूशियल क्वेश्चन, जो शायद 2 दिन पहले अराइज नहीं किया था। तो हमें ये देखना है। लेकिन एक तो ये है कि अब स्टेट लेवल पे चूंकि सारे जो हमारे
इदारे हैं वो एंगेज हैं इस चीज़ में, तो मुझे कभी उम्मीद है कि जो हमारी एग्रीमेंट IMF से हुआ है उसको एक तो हमें पूरा करना है। सो हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट यानी कि जो स्टाफ लेवल आप जो कहना जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक एग्रीमेंट हो गया है, आसान लफ्जों में स्टाफ लेवल पे उसको, अब उसको कंपनी का एक बोर्ड होता है, तो बोर्ड ने रेटिफाई करना है। इसी तरह IMF का एक बोर्ड है, उसने उसको रेटिफाई वो तब करेगा उस एग्रीमेंट को जब ये जो शराया जो हमने तय किए हैं कि जी ये शर्त है, ये शर्त है, ये शर्त है इन 3 सेक्टर्स में, तो इनको अब हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एक ये कि इलेक्शन कब होने हैं, बट कल आई थिंक थोड़ी सी सर्टेनिटी PMLN और PDM ने तो क्रिएट की है। उन्होंने तो हमें कहा है कि हम अपनी टर्म को पूरा करेंगे, पर देन देयर इज द अदर साइड आल्सो जो कि अभी एक दूसरी तरफ रात को अनसर्टेनिटी इमरान खान साहब ने कर दी थी आके पैदा, डॉक्टर साहब। जी उनका ख्याल था कि जल्दी होने। पर देखिए मैं इस वक्त एक जरूर गुजारिश करूंगा कि IMF के अलावा आपने देखा कि जरा सा आपको कल ये फीलिंग हुई मार्केट्स को कि अनसर्टेनिटी है, तो सारी मार्केट्स ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया। IMF में जाने के अलावा शायद आपको कोई इस वक्त और चारा नहीं है अगर आपने श्रीलंका का जो सिचुएशन है उससे दूर रहना है। आई एम वेरी वेरी क्लियर। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है। मैं चाहूँगी एंड में ये जो हम जितना अभी IMF प्रोग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के हवाले से बात करें, ऑब्वियसली जब हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी बोर्ड लेवल पे जाना है, अब इसका इम्पैक्ट आम लोगों तक आने में भी तो एक टाइम दरकार है। ऑब्वियसली सब चीज़ें एकदम से नॉर्मलाइज नहीं हो जाएंगी। मीनवाइल ये जो अनस्टेबिलिटी की वजह से जो इकोनॉमी सफ़र करी है, इसका आप किस तरह से देखते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो आम पब्लिक तक कब तक आएगा और उस सिचुएशन में अभी क्या करने की ज़रूरत है? तो देखिए ये भी बहुत आपने अच्छी बात सामने रखी है। उसकी वजह यह है कि जितनी जल्दी IMF करेंगे ना उतना ही आपको तकलीफ कम होगी। मतलब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि लेट से IMF हो जाता है, रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, सो आपके घर में पैसे ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आपकी करेंसी को शायद तकवीयत मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तकवीयत क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज रिजर्व्स जो है वो ड्रेनिंग है। अगर ये बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस आएगा और रुपी में एसेट्स होल्ड करना लोग पसंद करेंगे। अभी तो आप भी ये चाहेंगे कि नहीं मैं डॉलर होल्ड कर लूं। इसी तरह जो इस वक्त हमारा एक्सपोर्टर है वो भी अपने डॉलर को होल्ड किए हुए है। फिर कुछ स्पेकुलेशन आ गई है। अगर हम जल्दी जाएंगे तो तकलीफ कम से कम होगी। बाकी अभी भी एनर्जी प्राइसेस की तकलीफ जो है वो आनी है, थोड़ी सी ज्यादा, पेट्रोलियम में इतनी नहीं, बट बाकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस में। इससे पहले कि आप मुझे वक्त कम दें, मैं अपनी थीम फिर रिपीट करूंगा जो मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से हमेशा करता हूं कि सेविंग ग्रेस हमारी उसी में है कि हम अपना कंजर्वेशन का, सेविंग्स का और राशनिंग का, आज मैं तीसरी चीज भी ऐड कर रहा हूं, वो है राशनिंग। सो पहले मैं हमेशा कहता था कि कंजर्व करें, फिर आप सेविंग्स अपनी बढ़ाएं। आज आप ये भी मैं कहता हूं कि राशनिंग करें। अगर आपको ये लगता है कि कुछ औकात ऐसे हैं जबकि आपकी बिजली का बिल कम है तो वो इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि गैस को हम राशन कर सकते हैं इन द सेंस कि हम चूल्हे को जल्दी बंद कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे खाने बना सकते हैं जिससे हमारी गैस का मिकदार कम से कम इस्तेमाल हो, वो करें। सो ये अभी इसके अलावा आप इसमें से गुजर नहीं पाएंगे। ये एडवाइस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। मैं एक दिन एक वेबिनार में इंटरनेशनली डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबली ये एडवाइस दी जा रही है कि आप इस पे अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम एंड फॉर योर एनालिसिस एज वेल। हमारे साथ डॉक्टर खाकान मौजूद थे जो कि अपना एनालिसिस सामने रख रहे थे, कंजर्वेशन के ऊपर जोर दे रहे थे। और मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि अगर हमारे यहाँ 1 करोड़ सारिफ हैं और वो रोजाना सिर्फ 1 यूनिट बिजली का भी सेव कर लें, फालतू लाइट्स बंद करके उसका इस्तेमाल कम करके 1 यूनिट बचा लें, तो एक दिन में हम 20 करोड़ यूनिट्स बचा सकते हैं। सो इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर 1 ग्लास पानी का रोजाना बचाएं हम, टैप जल्दी बंद कर दें वुजू करते हुए या इस्तेमाल करते हुए, तो 20 करोड़ आई मीन ये जस्ट रफ एग्जांपल हम बचा सकते हैं। तो ये किया जा सकता है, इससे फायदा हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपने करना था, ओके चलें प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं और ये जो मानसून हवाएं हैं ये शिद्दत के साथ रिपोर्टेडली जनूबी इलाकों में दाखिल हो रही हैं और शिमाल मशरक़ी इलाकों में बुध से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होने का इम्कान है। क्या ये जो इसका दूसरा स्पेल है ये इख्तिताम पजीर हो गया है, मज़ीद मजबूत होगा या वीक होगा,
आने वाला वीक कैसा रहेगा, इसी पे हमने बात करें। मेरे फोन का वेदर बता रहा है कि कल से बारिश ये कभी ठीक नहीं बता। नेवर ट्रस्ट ऑलवेज ट्रस्ट सरदार सरफराज साहब। यस, डू ट्रस्ट हिम। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। ऑब्वियसली मेरा फोन तो बारिशें बता रहे हैं, अब जरा आप इंडोर्स करें कि कल से बारिशें हो रही हैं या नहीं। जी, पंजाब में तो कल से है उम्मीद, कल शाम या रात से जो लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और ये जो एरिया है, किसी हद तक इस्लामाबाद भी, तो जो इंडिया के रास्ते से वहाँ से मानसून हवाएं दाखिल होंगी कल कह लें, लेकिन हल्की शिद्दत की हैं। बाकायदा जो है 21 से यानी परसों से शुरू हो जाएगा फिर स्पेल उधर पंजाब में अच्छा खासा तेज़ स्पेल, और फिर फैलते फैलते नीचे आएगा जनूबी पंजाब में 22 को और फिर सिंध में 23 को कह लें। 22 की रात से या 23 से पूरे सिंध भर में, और वही शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी बलूचिस्तान के जो अजला है इन सभी एरियाज़ में 23 से लेके 25 तक 26 तक बल्कि जाता हुआ दिखाई देता है ये स्पेल। तो उधर पंजाब साइड पे भी जब ये 21 से शुरू होगा तो मेरे ख्याल में एटलीस्ट 27-28 तक ऑन एंड ऑफ चलता रहेगा। अच्छा, तकरीबन जी तकरीबन। तो सरदार साहब इंटेंसिटी क्या है इसकी? पहले वाले स्पेल से तगड़ा है या थोड़ा वीक है ये जो अभी वाला स्पेल है? उसी शिद्दत का है तकरीबन। शुमाल में तो आपको पता है कि खासी तेज़ अच्छी बारिशें हुई हैं, और सिंध में पिछले स्पेल में भी और बलूचिस्तान में अच्छी तेज़ बारिशें हुई हैं, तो आलमोस्ट उसी तरह का है। पिछला स्पेल जो था ये कराची और सिंध की हम बात करें तो वो लकीली दूर से गया, यानी समंदर में लो प्रेशर सेंटर्ड था। अच्छा। और फिर वो डिप्रेशन में भी बाद में कन्वर्ट हुआ, और बिल्कुल कराची की और साहिल के पैरेलल दूर दूर से ओमान की तरफ निकल गया। अच्छा, तो इस लिहाज से उसने कराची में सरदार साहब दूर दूर से कराची को डबो दिया। ये पास आता तो क्या करता? हाँ नहीं, वो डुबोने वाला तो पिछला स्पेल था। वो पहला स्पेल था जो ईद के दिनों में खासकर बहुत तेज स्पेल था जी। और ये उसके बाद का जो था ये थोड़ा दूर से गया, तो इसने सिंध में अच्छी बारिशें दी हैं, सेंट्रल सिंध, अपर सिंध और ईस्टर्न सिंध, यानी उमरकोट डिस्ट्रिक्ट और नौशहर फिरोज, नवाबशाह, दादू। ठीक है। और हमने चूंकि पिंडी में भी बहुत शदीद बारिशें ऑब्जर्व की थी, लाहौर में इंटेंसिटी अच्छी थी लेकिन उतनी नहीं थी जो कि नुकसान पहुंचाती। तो अभी आपने कहा कि ये स्पेल पंजाब से फिर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ की तरफ मूव करेगा, बालाई इलाकों की तरफ, तो क्या इसकी इंटेंसिटी फिर बढ़ती जाएगी और पिंडी में हम वही एक स्पेल दोबारा एक्सपेक्ट करें जिसमें अर्बन फ्लडिंग भी फिर हमने देखी थी, या क्लाउड बर्स्ट काइंड ऑफ सिचुएशन? बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बड़े शहरों में, खासकर लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और गुजरांवाला में, इन एरियाज में है। स्पेल के दौरान कोई एक दिन ऐसा होगा कि जिसमें तेज़ बारिश मुतवक्के है, तो खासी वेरी हेवी फॉल्स, तो उसके नतीजे में जाहिर है कि अर्बन फ्लडिंग किसी सूरत हाल हो सकती है। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे सिंध में भी, जनूबी सिंध के जो अजला है उनमें भी ये सूरत। ठीक है। अब सरदार साहब मुकाबला आपके और अरमला हसन के फोन में है। आपने भी उनके स्टैटिस्टिक्स में मेरे फोन का कोई मुकाबला नहीं। देखिए कि क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब, बहुत शुक्रिया। और हमें मौसम के हवाले से बता रहे थे, मेरा फोन इंडोर्स किया। आप सरदार साहब से मुकाबला करवा रहे हो कि मेरे फोन पे भी आ रही है? नहीं, जरा जी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं और उनका ये कहना है कि ये स्पेल स्पेल होगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें उफेरा फैज आज हमें सैर करा रही हैं हिरन मीनार की, जैसे सब लोग बचपन में जाते थे। इंसान और जानवर की मोहब्बत का एक शाहकार है ये। सो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारीख गवाह है कि मुगल बादशाह जहां से भी गुजरे अपनी दिलकश इमारतों के नकूश छोड़ते चले गए। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शेखुपुरा के करीब वाक़े हिरन मीनार में। ये मकाम इंसान की जानवर से मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुना रहा है। तो आइए आपको इस मकाम की सैर करवाते हैं और इसके साथ साथ उस कहानी के बारे में बताते हैं जो जहांगीर को अपने हिरन से मोहब्बत थी। अस्सलाम वालेकुम शाबानो, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। शाबानो, मुझे ये चीज़ बताएं कि जिस इलाके में हम मौजूद हैं इसकी नाम की हिस्ट्री क्या है?
जी, अभी हम मौजूद हैं शेखुपुरा में। एक वक्त था जब ये इलाका जहांगीराबाद के नाम से जाना जाता था। और जहांगीराबाद या जहांगीरपुरा ये नाम कैसे पड़ा? एक शहंशाह था और वो मुगल बादशाह था और उसका नाम था शहंशाह जहांगीर, जो कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बेटा था और उसने ये शहर आबाद किया। इसी वजह से इस इलाके को जहांगीराबाद कहा जाता था। और फिर ये जहांगीराबाद से शेखुपुरा में नाम कैसे कन्वर्ट हुआ? जैसा कि हमने मुख्तलिफ किताबों में पढ़ा है और लोगों ने कुछ मूवीज़ भी देखी होंगी कि किस तरह से अकबर शहंशाह अपने बेटे को प्यार से शेखू बाबा के नाम से पुकारा करता था, तो उसी वजह से जहांगीराबाद शेखुपुरा के नाम में कन्वर्ट हो गया। ये जो इमारत है, ये जो मकाम है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा, फिर हम आगे इसकी दास्तान के ऊपर जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं बताती चलूँ कि जैसे आपको पता है कि लाहौर हमेशा से कल्चरल मेट्रोपोलिस जो है वो कंसीडर किया जाता था और वहाँ पे बहुत से मुगलिया दौर के मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि अकबर बादशाह के दौर से शुरू हो जाते हैं। तो जो मुगल बादशाह थे उनको हंटिंग का, शिकार का शौक था। ठीक है। और वो शौक पूरा करने के लिए जो नियर बाय एरिया था और जो उनको पसंद था वो ये इलाका था जिसको जहांगीराबाद और लेटर ऑन जो है वो शेखुपुरा के नाम से पुकारा जाता है। तो बज़ाहिर जो पार्क है वो किसी दौर में शाही शिकारगाह के तौर पे इस्तेमाल होती थी। अच्छा शाबानो, फिर ये जो मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के बारे में बताएं, ये किसकी मोहब्बत की दास्तान है? ये मोहब्बत की दास्तान है और यहाँ पे आपको एक सिंबल ऑफ लव मिलता है। ये खातून की मोहब्बत नहीं है बल्कि ये एक जानवर की मोहब्बत है। अच्छा जी। और वो जानवर कौन सा था? और वो जानवर था एक हिरन। मुझे ये बताएं कि ये जो हिरन था, जो इतना खास हिरन था, ये जहांगीर को कैसे मिला? एक जंगली हिरन था जो इसी इलाके से जहांगीर ने पकड़ा था। अच्छा, पकड़ा था? जी बिल्कुल, उसने ये यहाँ से पकड़ा था और विद इन अ मंथ वो जहांगीर के साथ अटैच हो गया, उससे बहुत मानूस हो गया और उसने जहांगीर की जो साथ लाइफस्टाइल था और आदत थी वो बहुत जल्दी उसने अपना ली। अच्छा शाबानो, यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे। शाही जानवर तो बहुत से होंगे, लेकिन उस हिरन में ऐसी क्या खास बात थी कि वो जहांगीर को इतना प्यारा था? जब वो विद इन अ मंथ उसके साथ बहुत मानूस हो गया, अटैच हो गया, तो उसने उसकी बहुत सी आदत व खसाइल जो हैं वो अपना ली। तो इस वजह से जहांगीर को वो हिरन बेपनाह पसंद था। जहांगीर ने उस हिरन का कोई नाम रखा था? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या नाम था? और बड़ा खूबसूरत सा नाम है। आजकल के दौर की तरह जो है वो टॉमी और इना मीना डे का टाइप नाम नहीं था, बल्कि वो नाम था मंसराज। अच्छा शाबानो, हिरन मीनार में हमें ये जो एक मॉन्यूमेंट नज़र आता है, इसके बारे में मुझे बताएं, ये कब तामीर किया गया था? ये मीनार 1607 में तामीर किया गया था। अच्छा शाबानो, यहाँ पर इस मॉन्यूमेंट के अलावा मुझे एक बारादरी नज़र आ रही है, मुझे उस बारादरी के बारे में भी बताएं और हमें वहाँ का विजिट भी कराएं। जी बिल्कुल, आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। आइए। अच्छा शाबानो, मुझे ये बताएं कि ये जो बारादरी है ये कब तामीर की गई थी? ये बारादरी 1620 में तामीर की गई थी। और इसको बनाने का मकसद क्या था? इसको बनाने का मकसद था तफरीह। अच्छा जी, फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और स्टे के लिए जो है ये बारादरी तामीर की गई थी। इसको दौलत खाना कहा जाता था। तो ये जो बारादरी है ये एक तालाब के ऊपर है और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ बोट्स भी चल रही हैं। तो अभी हम चलते हैं तालाब में। जी, तालाब की आप लोगों को सैर करवाते हैं और आपको बताते हैं कि कितना बड़ा ये एरिया है और यहाँ पे किस किस तरह की बोट्स जो हैं वो चलती हैं। तो आइए। अच्छा शाबानो, इस वक्त हम मोटर बोट में मौजूद हैं और इस तालाब की हम सैर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पर कितनी किस्म की कश्तियाँ मौजूद हैं? यहाँ पे लोगों की तफरीह के लिए 3 तरह की जो है वो कश्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें पैडल बोट्स हैं जो कि 2 लोगों के लिए होती हैं। इसके अलावा मोटर बोट्स हैं और चूँकि हम हर तरह के इंसिडेंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं तो इसलिए यहाँ पे इमरजेंसी बोट्स भी प्रोवाइड की गई हैं। अच्छा ये चीज़ बताएं कि इस तालाब की गहराई कितनी है? इस तालाब की गहराई जो है वो 8 से 15 फीट है। 8 से 15 फीट। और अगर आई थिंक ये फुल हो जाए तो ये 15 फीट हो जाएगा? जी बिल्कुल। और अभी ये 8 फीट है? जी अभी 8 फीट है क्योंकि पानी के डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है। तो जब आप स्लोप्स और इर्द गिर्द देखते हैं तो आपको मुख्तलिफ स्टेप्स नज़र आते हैं। जब वो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि ये 15 फीट हो चुका है। अच्छा ठीक है। अच्छा और यहाँ पे
हम दोनों को इस वक्त डर भी लग रहा है क्योंकि आप पानी का लेवल देख सकते हैं, पानी की लहरें देख सकते हैं और लेकिन हम आप लोगों के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ पे मुझे स्लोप्स नजर आ रही है, यहाँ पे भी स्लोप है, ये भी स्लोप है और मेरे बैक पे भी स्लोप है जी। तो ये स्लोप किस लिए बनाई गई थी? ये हंटिंग रिजॉर्ट था और इर्द गिर्द जंगल थे, तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के जानवर पाए जाते थे और पानी की कमी को पूरा करने के लिए और जानवरों को पानी पिलाने के लिए स्लोप्स बनाई गई थी ताकि जर आसानी से नीचे उतर के पानी पी सकें। शाबानो, ये जो तालाब का पानी है ये उस दौर में कहाँ से आता था और अब कहाँ से आता है? जी, उस दौर में नाला एक जो करीब था वहाँ से एक वाटर चैनल निकाला गया था जो इसको फिल करता था, लेकिन उसके अलावा एक और सोर्स था और वो था रेन वाटर। अच्छा। तो इर्द गिर्द कुछ वाटर चैनल्स अभी भी मौजूद हैं। जब बारिश ज़्यादा होती है तो उन वाटर चैनल से पानी जो है वो इसको आके फिल करता है। तो महकमा आर्कियोलॉजी की तरफ से यहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात फराहम की गई हैं आने वाले लोगों के लिए? 2014 से 18 के दौरान बहुत एक्सटेंसिव काम किया गया था जिसमें टूरिस्ट को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे काम किया गया। उसमें कुछ कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट्स थे और उसके साथ साथ चूँकि शेखुपुरा की आवाम के लिए नियर बाय को इस तरह का रिजॉर्ट मौजूद नहीं था, तो यहाँ पे ना सिर्फ बोटिंग का प्रोग्राम दिया गया बल्कि रेस्टोरेंट ओपन किया गया, एक कैफ़े जो है वो ओपन किया गया और उसके साथ साथ यहाँ पे गोल्फ कार्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड की गई हैं क्योंकि जब आप एंटर हुए तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मेन रोड से यहाँ सेंटर तक आने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो इतनी लंबी वॉक जो है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने गोल्फ कार्ट्स जो हैं और कुछ कल्चरल स्टाइल में डेकोरेटेड रिक्शाज जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। अच्छा शाबानो, ये जो पूरा रिजॉर्ट है जिसके अंदर हिरन मीनार है, ये दौलत खाना है और ये तालाब है, ये कितना एरिया होगा? ये तकरीबन जो है वो 100 एकड़ अबव है। अच्छा जी, और जिसके साथ जंगल भी है? जिसके साथ जंगल भी है, लेकिन जंगल जो है इसमें इंक्लूडेड है और इर्द गिर्द जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 25 एकड़ का एरिया जो है वो जंगल ने कवर किया हुआ है। चलें जी नाज़रीन, अभी हम लोगों ने कश्ती की सैर कर ली, तालाब का आपको विजिट करा दिया, इसकी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी दिखा दी। अब हम यहाँ से बाहर चलते हैं और आपको दोबारा हिरन मीनार लिए चलते हैं और वहाँ पर आपसे मिलते हैं दोबारा। अच्छा शाबानो, ये जो हिरन मीनार का मॉन्यूमेंट हमें नज़र आ रहा है पीछे, मुझे ये बताएं कि इसकी ऊंचाई कितनी है और इसके अंदर कितनी सीढ़ियाँ मौजूद हैं? प्रेजेंटली इस टावर की जो ऊंचाई है, हिरन मीनार की ऊंचाई, वो है 102 फीट। अच्छा। और इसके अंदर स्पाइरल शेप में जो है वो 108 स्टेप्स हैं जो टॉप है उसको लीड करते हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताएं कि जो हिरन मरा था जहांगीर का, क्या वो इस जगह पे मरा था? नहीं, इस जगह तो नहीं मरा था, लेकिन दफनाया यहाँ गया था। और उसका जो कतबा है क्या वो भी मौजूद है? कतबा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन इट वाज अराउंड 1966 जब कंजर्वेशन के लिए कुछ पोर्शन को जो है वो एक्सकवेट किया गया था और उसमें रेड सैंडस्टोन का बना हुआ एक हेड मिला था, हिरन का सर मिला था जो स्लाइटली डैमेज था। तो उससे ये चीज़ बाकायदा कंफर्म हो जाती है कि यहाँ ही उसको दफनाया गया था, यहाँ पे ही कतबा लगाया गया। और क्या वो हिरन का सर आज भी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के पास महफूज है? जी बिल्कुल, वो हिरन का सर आज भी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी के पास महफूज है। थैंक यू सो मच शाबानो फॉर योर टाइम। नाज़रीन, इस वाक़े को तकरीबन 5 सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन ये इमारत आज भी जहांगीर और मंसराज की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान सुना रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ आपको बताते हैं सिरके वाले सलाद के बारे में। डिफरेंट टर्म है, मुख्तलिफ है, हमने भी सुना, हमें थोड़ा दिलचस्पी लगा। कहते हैं कि जो अरबी इलाके हैं वहाँ पे जो सिरके वाला सलाद है ये बड़ा मशहूर भी है और इसको बड़ा पसंद भी किया जाता है। अब इसकी मज़ीद खुसूसियात क्या हैं और अहमियत क्या है, इस पे इब्ने फाजिल साहब बात कर रहे हैं, ओबियसली विद वक़ार अहमद मलिक साहब। देखते हैं आज का सेगमेंट साइंस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और आज बात करनी है अपने इब्ने फाजिल साहब से। इब्ने फाजिल साहब जो हैं आज हमें बताएंगे अचार के हवाले से, जो कि अरब अमारात में बहुत कसरत से मिलता है। एक तो हमारे यहाँ अचार जो है वो जो रोज़मर्रा हम यहाँ पे खाते हैं, ये एक डिफरेंट अचार है और पाकिस्तान इस अचार को बना के क्या ज़रिए मुबादला कमा सकता है और हमारा आम आदमी जो है इस अचार को बना के क्या उसको ज़िंदगी में खुशहाली आ सकती है और इसको बनाने का प्रोसेस जो है क्या ये ज़्यादा पेचीदा है या ये आसान है और ये सेहत के हवाले से
बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं जो इब्न फाजिल साहब से करते हैं। इब्न फाजिल साहब, ये जो जिस अचार की आप बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि चले सऊदी अरब में या यूएई में या वहाँ पे तो ये बहुत ज़्यादा मिलता होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये मिलता है या पाकिस्तान में हम बनाते हैं? जी मिलता है, पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेड सर। आपने देखा होगा वो सिरके के अंदर मुख्तलिफ सब्जियाँ, अच्छा, मतलब वो पैकिंग आता बाहर से ना, पाकिस्तान से मिलते हैं, पाकिस्तान में बनता नहीं है। पाकिस्तान में बनता नहीं है क्या ये सर सिंपल फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। यानी जितनी भी कॉमन सब्जियां हम खाते हैं, जिसके अंदर आपकी गाजर, मूली, शलजम, ये सारी चीजें, इनकी फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। और ये फर्मेंटेशन जो प्रोडक्ट होती है ना सर, इसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो प्रोबायोटिक कहलाते हैं, आपने ये नाम सुना होगा। और ये इंसान के अंदर, इंसान के हाजमे के लिए और बहुत सारे जो विटामिन बनाने के लिए और मुख्तलिफ चीजें बनाने के लिए, जो गट है उसकी सेहत, गट फ्लोरा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं, ये ट्रिलियन की तादाद में। ठीक, अच्छा, ये हमें इनटेक चाहिए होती है इसकी। हम जितना इसको इनटेक करें उतनी हमारी सेहत अच्छी रहती है। ख़ास तौर पे जब जैसे एंटीबायोटिक का यूज़ का चलन हमारा है, तो एंटीबायोटिक से हमारा गट फ्लोरा डिस्टर्ब होता है, कम होता है, तो हमें ये इनटेक चाहिए। अच्छा, अब अगर पूरी दुनिया में हम देखते हैं तो सारी दुनिया, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ममालिक, ख़ास तौर पे कोरिया या अमेरिका या इवन यूरोप का हम नाम लें, तो उनकी एवरेज जो डेली खुराक है ना सर, उसके अंदर 200 से 250 ग्राम पर डे के हिसाब से ये फर्मेंटेड सब्जियों का अचार शामिल है। इस अचार को हम कोई ख़ास नाम अगर कोई और दे दें, मतलब ये कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि अचार से हमारे ज़हन में हमारा सिरके वाला अचार इसको आसानी से कहने हैं, तेल से हटके। एक तो तेल वाला अचार हमारे घरों में चला, तो इसको आप कहें जैसे सिरके वाला अचार होता है। तो ये जो सिरके वाला अचार है सर, ये इसको बनाना भी बड़ा आसान है। अभी एक टर्म यूज होती है दुनिया में, किमची उसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी जो बंद गोभी है, इसको प्रोसेस करते हैं, ये 6 से 7 दिन में अचार में तब्दील हो जाती है। ठीक है, और जो कोरिया है सर, शुमाली जनूबी कोरिया जो है, इसमें ये इतनी बनाई और खाई जाती है। और फिर इसी कोई किमची का जो अमेरिका है, उसमें सॉरकट के नाम से ये बनाते हैं, उन्होंने अपना नाम रखा, और वो भी अमेरिकी भी बहुत खाते हैं ये। कोरियंस की एवरेज जो है वो 250 ग्राम पर हेड पर डे है कि जी ये जो किमची है ये वो खाते हैं रोजाना। और ये सारी प्रोबायोटिक और ये अचार। ठीक है, सिरके वाला अचार बनता कैसे? सब बड़ा ही आसान है, बहुत आसान, नहायत आसान है। पानी आपने उबालना, ठीक है, उसको ठंडा कर लेना ताकि उसमें से बैक्टीरिया खत्म हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद उसमें आपने 4% के हिसाब से कॉमन साल्ट डाल देना। 4% जो पानी की क्वांटिटी की पानी, अगर आपका फर्ज करें 3 लीटर पानी आपने लिया तो 120 ग्राम आपने आम नमक टेबल साल्ट उसमें डाल, उसको हल कर दिया। सब्जियां आपने ली, जो कोई भी सब्जी आप जिसका भी अचार बनाना चाह रहे हैं उसको आपने धो के काट लिया। काटने के बाद उसको बोतल में डालें, और ये जो पानी जिसमें हमने नमक मिलाया इसको आप उसके अंदर डाल दें। ठीक है, डालने के बाद एक चीज का आपने मेक श्योर करना है कि सब्जी का कोई पोर्शन पानी से ऊपर ना हो, क्योंकि ये लाइट होती हैं, फ्लोट करती हैं। तो किसी भी चीज की मदद से, प्लास्टिक के किसी पीस की मदद से इसको प्रेस कर दें ताकि सब्जी पानी के अंदर डूबी रहे ऊपर से। ठीक है, उसके बाद ढक्कन के ऊपर आपने मलमल का कपड़ा बांध देना है। बस ये टोटल प्रोसेस है। ये 4 से 5 दिन का फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर जितनी वो शुगर कंटेंट होता है उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं उसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। और ये जो नमक वाला पानी है ये खुद ब खुद खट्टा हो जाता है, यानी सिरका नहीं हम इसमें ऐड कर ले, ये सिरका इसके अंदर बन चुका है। 5, 6, 7 दिन के अंदर इसकी जो pH है वो तकरीबन 3 पे आ जाती है। ठीक है, अगर 3 pH है, 2.5 2.9 के दरमियान आ गई और 4% आपका साल्ट है, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट है ये 1 साल भी ख़राब नहीं होती। तो जब 2.9 पे आ गई या 3 पे आ गई तो ये फिर जो एसिडिटी के जो मरीज़ हैं उनके लिए थोड़ा सा? नहीं सर, एसिडिटी बिल्कुल डिफरेंट कहानी है। ये प्रोबायोटिक्स हैं इसके अंदर, और ये प्रोबायोटिक आपको पता है ये गट फ्लोरा में। एसिडिटी जो है वो एसिड प्रोड्यूस, हाइपर एसिड प्रोडक्शन है हमारे, और वो उसका ताल्लुक आपकी सेंसिटिविटी और ब्रेन से है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, लेकिन ये चूंकि थोड़ा सा एसिड है तो मे बी कि उनको वो थोड़ा सा उसके अंदर ऐड ऑन करे। ठीक है, लेकिन वो few % है, बाकी सब लोगों के लिए ये इंतहाई काम की चीज़ है। और टेस्ट भी इसका बहुत ज़बरदस्त है। आप ट्राई करें, एक दफ़ा आप खाना शुरू करेंगे, कभी आप फिर इसके बगैर खाना नहीं खा। वाह वाह वाह। तो अच्छा, इसके साथ मनी प्रॉपर आप खाना खा सकते हैं, ये अलग सी खाते हैं? सर अलहदा भी खा सकते हैं, खाने के साथ भी। अच्छा, मैंने जो देखा है हमारे पूरा खिता जो है, ये सऊदी, ये जो यूएई, ये जो ईरान में बहुत यूज़ होता है।
अच्छा, इसकी फिर ये कमर्शियल वैल्यू वो क्या है? अभी जो सिर्फ यूएई छोटा सा मुल्क है ना, आपको बताएगा 30 लाख टोटल एक्सपेक्टेड समेत है, 200 टन अचार हर महीने ये इंपोर्ट करता है फ्रॉम मिस्र से। हाँ जी, और मुझे वहाँ से इंफॉर्मेशन जो मिली है कि वो पाकिस्तानी को 120 रुपए किलो के हिसाब से वो लेते हैं। हमारे इधर सब्जी 10 रुपए किलो। जो मैंने चीज़ बताई है उसकी कॉस्ट आपकी 20 से ऊपर कभी नहीं जा सकती। अपने नमक ऐड करना है, पानी बॉयल करना है और सब्जियां काटना है। और ये मेरी फूड वाली जो हिस्सा है वो इस वक्त बेदार हो रही है, तो इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि उबले हुए चावल अगर हों और इसका साथ हो या एप्पल अचार का, तो मतलब ये तो कमाल हो जाए। हर सिर्फ खीर के ऊपर ना डाल लीजिएगा, बाकी हर चीज़ के साथ ये बेहतर बहुत आला। और इसकी ज़र मुबादले के वाले से अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है। सर सऊदीया बहुत बड़ी मार्केट है हमारे पास, और हमारे पास यूएई बहुत बड़ी मार्केट, यानी ये जो मिडिल ईस्ट सारा ये आप इनको दें, आप बनाएं, क्या कमी है हमारे पास, तो अबंडेंट सारी चीज़। वाह 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 वाह। तो नाज़रीन, इसका बेसिकली दो हैं अगर जहत हैं। एक तो ये है कि आप अपने इनफरादी सतह पे यानी घरेलू सतह पे आप इसको बना सकते हैं, तो डेफिनेटली इसका आपकी सेहत के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के असरात हैं, बच्चों की सेहत के हवाले से बहुत अच्छे असरात हैं। और दूसरा ये है कि आप दूसरी साइड पे भी जा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मार्केट है सऊदी अरब में, अरब अमारात में, और पाकिस्तान के अंदर ही एक मार्केट पैदा हो सकती है डेफिनेटली। जैसी लोगों को उस तरफ जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी मार्केट पैदा हो सकती है। तो ये एक इसका इंडस्ट्रियल भी इस्तेमाल है, इसका भी एक घरेलू इस्तेमाल है। तो ये दोनों इस्तेमालात अपने ज़हन में रखिए, और घरेलू पे तो अभी से शुरू हो जाइए ताकि आपको मालूम हो कि सेहत के हवाले से कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है जो इस वक्त, जिसको हमने सिरके वाला अचार सहूलत के लिए कह दिया ताकि वो दूसरे अचार से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ये सिरके वाला अचार जो है ये ज़रूर बनाइएगा। देखते रहिए साइंस एंड टेक। अब बात कर लेते हैं कुछ गोल टेस्ट की, जिस पर सबकी नजरें हैं। चौथे रोज का खेल जारी है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, मीडिया से बात करेंगे रियासत के खिलाफ। जब से यूएस कंस्पिरेसी हुई है, साजिश हुई है, लोग नाराज हैं। आपने पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट देख लिए, अभी तक ये बाज नहीं आ रही एजेंसीज। हम सबको क्या कत्ल करेंगे कि हम चुप कर जाएं? क्योंकि हमने नहीं चुप होना। अगर ये हरकतें ऐसी करेंगे हम इनको एक्सपोज करते जाएंगे। तो जो भी है, न्यूट्रल्स है, आईबी है, आईएसआई, जो भी एजेंसीज हैं, आप कानून के दायरे में रहें। कानून से बाहर जाएंगे, अब कौम चुप नहीं करेगी, आवाज़ उठाएंगे, आपके खिलाफ केस करेंगे। और अगर हम में से किसी पे कोई वायलेंस होता है या खुदा ना खास्ता कुछ एक्सीडेंट होता है, और आपको पता है 3 पीटीआई लीडर्स की गाड़ियां उल्टी हैं मोटरवे पे, ये भी सोचने वाली बात है। तो सब कौम को पता होगा किसने क्या करवाया है। तो ये फिर से देख लें, और जिन्होंने ये लगाया है वो भी देख लें। और अगर वो अब कोर्ट से ये डिवाइस उनको मिलेगा वापस, क्योंकि हम तो इसको अब रख रहे हैं और एक सेफ जगह पे रखेंगे जिधर उनको कोई आवाज़ तो नहीं रिकॉर्ड होगी, और पता नहीं क्या रिकॉर्ड हो जाए, तो वो सुनते रहें बेशक। अब मैं शिबली साहब को कहती हूँ। जी शुक्रिया। देखें जी, जो हमारी डॉक्टर श्री मज़ारी ने जो जिन बातों का जिक्र किया है, और जो इनके घर में जिस तरह से ये एक लिसनिंग डिवाइस लगाई गई है, ये बड़ी तशवीशनाक है। क्योंकि हमने देखा कि चेयरमैन इमरान खान के घर में भी इस किस्म का एक आला पकड़ा गया था। तो इससे कानून की वो बिल्कुल यही था, और उससे जो है जो बुनियादी हमारा जो आईनी हक है 14(1), जिसमें कि प्राइवेसी ऑफ एन इंडिविजुअल, उसकी घर की का जो एक तहफ़्फ़ुज़ है और उसकी जो एक हुर्मत है, उसको पामाल करना आइन की खिलाफ वर्जी है। और ये इस पे हमें बहुत ज़्यादा तशवीश भी है, और हम ये समझते हैं कि इस किस्म की हरकतों से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, बल्कि मुआशरे में एक हिजान पैदा होगा और एक फ़िज़ा बनेगी उसकी अदम एतमाद की। ये चीज़ बड़ी ही परेशान कुन है, और मैं ये समझता हूँ कि इस बात का हमें बड़ा क्लियरली हम ये कहते हैं कि ये इस किस्म की चीज़ें, जिसमें कि फिर ख़ास तौर पे एक खातून हमारी मेंबर, बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेंबर डॉक्टर श्री मज़ारी, इनके घर ये हुआ, हमारे चेयरमैन इमरान खान के घर ये हुआ, तो हमें अभी नहीं मालूम कि और कितने ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इस किस्म के आलात लगे हुए हैं।
किसी की गाड़ियों में, किसी के और दफ्तरों में, तो हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल एक उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी और शिबली फराज साहब इस वक्त बातचीत कर रहे थे। आपको बराह रास्त दिखाया, आपको आगाह करते रहेंगे इन डिटेल्स अपने बुलेटिन के अंदर इस हवाले से। लेट्स गेट बैक वंस अगेन टू द गॉल क्रिकेट टेस्ट। इस वक्त सलीम खालिक साहब हमारे सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। सलीम खालिक साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ यू सी, टारगेट तो बड़ा हो गया, हमें तो उम्मीद थी कि शायद, बल्कि हमारी ख्वाहिश थी कि 200 से कम पे रोकें, ये तो बड़ा हो गया टारगेट, क्या होगा? बिल्कुल, काश मैं भी एक डिवाइस लगा सकता पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में और वहां से सुनता इस वक्त उनकी क्या ख्यालात हैं, क्या सोचते हैं। लेकिन इस वक्त पता के लिए पाकिस्तान के पास एक चीजें हैं, ऑप्शंस हैं। एक, या तो बाबर आजम दोनों एंड से बैटिंग करे, दूसरा ये तमाम जो बैट्समैन है वो खुद को बाबर आजम समझते हैं। अगर बाबर आजम की तरह खेले तो क्यों नहीं जीत सकते? कोई नाकाबिले तस्खीर कोई श्रीलंकन टीम थोड़ी है। जयसूर्या तो अपना तीसरा टेस्ट खेल रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं उनसे कि शेन वॉर्न दोबारा जिंदा होकर क्रिकेट में वापस आ गए या कोई बहुत ही खतरनाक स्पिनर है जिस पे जब श्रीलंका बना सकता है इतना स्कोर 300 से ज्यादा रन, तो हम क्यों नहीं बना सकते? ये पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खेले। जब तक मैंने आखिरी स्कोर देखा था आपके पास आने से पहले तो कोई विकेट नहीं गिरी थी, 22 रन बन चुके थे, आगे का मुझे पता। सबसे पहले एक अच्छा आगाज जरूरी है और अगर कोई सेंचुरी स्टैंड मिल गया हमें, उसके बाद फिर बात की भी जो बैट्समैन आ रहे हैं जिम्मेदारी के साथ खेले तो वाई नॉट, क्यों नहीं नामुमकिन जो है वो नामुमकिन हो सकता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि स्कोर बहुत ज्यादा बन चुका है। ठीक हो गया सलीम खालिक साहब, स्कोर तो ज्यादा बन गया है, लेकिन दूसरी जानिब स्टार्ट में जाते हैं ना, टीम सिलेक्शन से लेके टीम के खेलने तक, इस पे बात करते हैं। टीम सिलेक्शन के हवाले से भी काफ़ी तज्ज़ियाकार ये कह रहे थे कि टीम सिलेक्शन जो हमने की वो इतनी कोई टेस्ट के हवाले से सूटेबल नहीं थी। इस पे आपका कमेंट चाहिए होगा कि आप इस हवाले से बताएं, आपको लगता है कि ऐसा सही है? 100% टीम सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लगता है व्हाट्सएप पे किसी बोर्ड के आला जो हुकाम है उनकी तरफ से कोई टीम बाबर को मिली तो वो उतारी गई, क्योंकि आप देखें इस टीम में बैलेंस नहीं लग रहा। एक ऐसी पिच जिसके बारे में सबको पता है कि स्पिनर्स जो है वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, 3 फास्ट बॉलर आपने कैसे खिला दिए वहां पर, सोचने वाली बात है। एक फास्ट बॉलर जो श्रीलंका एक फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा, हमने जो है 3 फास्ट बॉलर खिला दिए। वो तो नवाज अच्छी बॉलिंग कर गए वरना तो मसला पड़ सकता था। लेकिन मेरा एक थोड़ा सा मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप 5 विकेट ले रहे हैं तो फिर दूसरी टीम को 200 से अंदर ना आउट होना चाहिए। फवाद आलम को इस टीम में होना चाहिए था। आपने देखा होगा कि मिडिल ऑर्डर में जो है जरूरत महसूस हुई, लेकिन न जाने क्या सोचकर हुआ। तो टीम सिलेक्शन तो मैं भी 100% मुत्तफिक हूँ कि ठीक नहीं थी। लेकिन ये सब चीजें ऐसी हैं कि जब मैच खत्म हो उस पर हम जरा ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हमें सब पता चल चुका होगा। अच्छा, ये हमारे अखबार एक्सप्रेस ने आपने ही छापा है ये आज 268 से ज्यादा कोई टीम रन नहीं बना सकी इस वेन्यू के ऊपर, और ये बड़ी क्रिटिकल बात है। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, यू नो, एम्पल टाइम है और हम कर सकते हैं अगर करना चाहें। और मेरे ख्याल में बाकी सारे प्लेयर्स के ऊपर ड्यू भी है अदर देन बाबर आजम साहब के वो आएँ और परफॉर्म करें। तो अगर मैं आपसे गेम स्ट्रेटजी पूछूं सलीम खालिक साहब, किस गेम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? दोनों तरफ से तो बाबर खेल नहीं सकते ना, 11 विकेट्स पे खेल सकते हैं, एक ही हैं, तो गेम स्ट्रेटजी क्या होगी ऑन रेस्ट ऑफ द टीम, होनी क्या चाहिए? गेम स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, कि बाकी प्लेयर भी खुद को बाबर समझे कि जी बाबर ने पहली इनिंग में इतनी अच्छी इनिंग खेली थी, टेल एंडर को लेके चला, वो तो हम क्यों नहीं कर सकते? और फिर देखिए हमारे जो बहुत सारे ऐसे बैट्समैन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाएंगे। पाकिस्तान में तो वो आउट नहीं होते, 2-2 दिन तक उनको बोलना पड़ता है भाई अब आ जाओ आके चाय पियो आके। और यहाँ जहाँ कोई मुश्किल पिच मिले, जरा टर्निंग पिच हो या बाउंसी पिच हो, तो उनकी काम पे टांगने लगती है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो जैसी भी पिच हो, एक बड़ा बैट्समैन वही होता है जैसे बाबर आजम के, जैसी भी पिच हो वहां पे आके परफॉर्म करे। तो मेरा यही एक इमामुल हक है, अब्दुल्ला है, चाहे अजहर हो, जो भी है वो आए तो फिर ये सोच कर आए कि ले लिया आपने। सलीम साहब, ऑब्वियसली ये वाली एक बड़ी बात है। कल हम एक और एनालिस्ट से भी बात कर रहे थे और यही मेरा सवाल भी था उनसे भी कि हमारे प्लेयर्स की शायद वो कंफर्ट जोन नहीं है टेस्ट मैचेस। हम T20 फॉर्मेट के इतने आदी हो चुके हैं, इमरान तो कहते हैं कि वनडे के भी हम आदी नहीं है। लेकिन वही बात है कि जब तक हम अपने प्लेयर्स का स्टेमिना या उनका जो कंफर्ट जोन है टेस्ट क्रिकेट को नहीं बनाएंगे, तब तक तो हम उनसे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस हम टेस्ट मैचेस में देखते हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि
अगर फॉर्मेट देखा जाए तो असल में टेस्ट क्रिकेट ही फॉर्मेट है जिसको हम क्रिकेटिंग कहते हैं असल टर्म। देखिए, जो अजहर अली हैं वो तो टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं वो भी स्पेशलिस्ट हैं, फवाद आलम को खिलाया नहीं लेकिन वो भी टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं जो टेस्ट ही खेल रहे होते हैं। यासिर शाह हैं, तो जो प्लेयर टेस्ट के हैं उनको तो फिर जरा देखना चाहिए नहीं। और T20 क्रिकेट चले ठीक है हो रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जैसे आपने कहा कि सबसे जो है आला एक क्रिकेट का जो दर्जा है वो है, तो उसमें तो ज्यादा परफॉर्मेंस की खुशी होती है और ज्यादा एक अच्छा होता है। बाकी सारे मुल्क भी खेल रहे हैं और आजकल की जो क्रिकेट है ना वो जरा चेंज हो गई है। पहले हमें लगता था कि जी 6 बॉलों पे 6 छक्के लगना नामुमकिन है, या इस तरह के बहुत सारी चीजें, या इतना चौथी इनिंग में 400 रन बनाना मुश्किल है। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं। अगर सिर्फ रिकॉर्ड बुक पर हम जो है वो नहीं जा सकते, टेस्ट क्रिकेट को बिल्कुल तरजीह देनी पड़ेगी। और जैसे इमरान ने बताया कि हमने ही आज खबर दी है कि वाकई ऐसा हुआ है कि 268 जो है सबसे बड़ा स्कोर है और एक ही बार चौथी इनिंग में 200 रन बने। और हमारी टीम तो खालिक साहब ये भी रिपोर्ट करिए कि हम 158 के जवाब में 2009 में गलबन 117 पे आउट हुए थे, ऐसा है कुछ ऐसा भी है? बिल्कुल हाँ। लेकिन अब हमको चाहिए कि हम इस चीज को गलत साबित करें कि जी स्टैट्स जो है पहले जो लिखा हुआ आता है जरूरी नहीं है कि उसी के ऊपर चले। और 2 दिन बाकी हैं, क्यों नहीं कर सकते ऐसा? कोई पिच पर ऐसे कांटे थोड़ी कि आपको खड़े नहीं होने दे सकते। थोड़ा सा बस कदम सही इस्तेमाल करने जो हम कर ही नहीं रहे थे पहले जयसूर्या को लेकर। अच्छा थोड़ा सा बिल्कुल इन दी एंड एक तो ये कि डुएबल तो एवरीथिंग इज डुएबल, किस हद तक आपको लगता है क्या कर पाएंगे, कर लेंगे? ओपनर्स का पता चलेगा हमें ना। अगर ओपनिंग हमें अच्छी एक पार्टनरशिप मिल गई 100 की या 70-80 की भी मिल गई तो बाकी प्लेयर्स का जो है वो हौसला बढ़ेगा, क्योंकि फिर बाबर को भी एक थोड़ी सी जान मिलेगी कि यार हाँ दूसरे लोग जो हैं वो भी सोच रहे हैं टीम के लिए कुछ कर दिखाने का। ये ना हो कि जो अमूमन होता है कि जी कौन है ये टास्क पूरा कर सकता है। वो सलीम साहब दूसरी जानिब हम ही इससे पहले प्रेडिक्ट कर रहे थे कि यंगर साइड है श्रीलंकन और पिछला कुछ सीजन बहुत अच्छा लगा भी नहीं है श्रीलंका का, दो के टैलेंट उनके पास भी पाकिस्तान इंडिया की तरह बहुत ज़्यादा है, आता रहता है टैलेंट ऊपर और बाज़ औक़ात बड़े अच्छे प्लेयर्स ऊपर आते हैं। तो इस टीम को श्रीलंकन टीम को आप कैसे देख रहे हैं, कैसा स्क्वाड है ये? श्रीलंकन टीम जो है उसके साथ एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला मामला हुआ। ऑस्ट्रेलिया से पहला टेस्ट जो है वो 10 विकेट से हार गई। उसके बाद जो दूसरे टेस्ट से पहले कोविड की वजह से उसके कुछ प्लेयर्स बाहर हो गए, तो फिर ये प्रभात जयसूर्या को वो लोग लेकर आए, डेब्यू कराया। हालांकि वो 10 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे थे। वो आते के साथ ही उन्होंने 6+6 12 विकेटें लेके मैच जितवा दिया श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। दूसरा सीरीज बराबर हो गई। वहां से टीम में एक नई जान आ गई और जो उसके बाद से उनकी टीम जो है वो परफॉर्म करने लगी। और फिर तीसरा जो इनिंग आई उसमें जयसूर्या ने फिर 5 आउट कर दिए। तो एक नई जान आ गई है श्रीलंकन टीम में। आपने देखा होगा वहां के हालात इतने खराब है, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड में लोग आ रहे हैं और मैच देख रहे हैं, मैच से एंजॉय कर रहे हैं और उनके चेहरों से लग नहीं रहा कि जो है वो बहुत हालात है। मैं तो कह रहा था ये श्रीलंका के सबसे अमीर लोग हैं जो सकता है कि मैच देख रहे हैं, मुल्क डूब रहा है और वो आगे क्रिकेट देख रहे हैं। अच्छी बात है, मुश्किल में पड़े हुए बेचारे को अच्छा है और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सलीम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान श्रीलंका टेस्ट के हवाले से अपना कमेंट दे रहे थे। और अभी आगे एक और स्टोरी हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम टीम को बेस्ट विशेस कहते हैं। बन जाएंगे रन, थोड़ा सा कोशिश कर ले, वक्त बहुत है, दे कैन डू इट, अल्लाह करे कर लें। एंड बाबर आजम पे सबकी नजरें वंस अगेन है। खैर जनाब, पहली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जिसके बारे में हमने एक दिन पहले आपको खबर दी थी, उसकी इफ्तिताई तकरीब हुई थी। उसका ग्रुप मरहला जारी है, 3 मैचेस हुए हैं। पहले मैच में अली आमिर क्लब सरगोधा ने यूथ क्लब कराची को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराया है। दूसरे मैच में बिजली घर क्लब मर्दान ने जिना क्लब इस्लामाबाद को 3 गोल्स के मुकाबले में 6 गोल से हराया। मर्दान ने इस्लामाबाद को हरा दिया। और आखिरी ग्रुप मैच में जो सिविल क्वार्टर क्लब पेशावर है और यंग यूथ क्लब क्वेटा, इसके दरमियान खेला गया मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1-1 गोल से बराबर रहा। कांटेदार मुकाबले हैं, शायकीन एंजॉय कर रहे हैं और जो यंगर लॉट है हमारी हॉकी खेलने वाली उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। सो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। 23 जुलाई को फाइनल होने वाला है, 23 जुलाई को इसका फाइनल होने वाला है, तो आपको अपडेट करते रहेंगे इस हवाले से भी। एंड डू वी हैव द विश दैट वी हैव टू मेक? नहीं अभी नहीं करनी, अभी हम ब्रेक लेंगे। अच्छा ब्रेक लेंगे, ओके ब्रेक के बाद करते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और अब हम बात करेंगे अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर द लेजेंड नदीम बेग साहब, जो कि आज अपनी 81वीं सालगिरह मना रहे हैं। और आपको ये बताएं कि नदीम का असल नाम तो मिर्ज़ा
नज़ीर बेग मुगल था, लेकिन शोहरत मिली उन्हें नदीम बेग के नाम से। लेजेंडरी अदाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं। 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए, दिलकश अंदाज, बावकार शख्सियत के मालिक नदीम बेग गुलकारी भी किया करते थे। और गुलकार तो ना बन पाए, या फिर ये कहना चाहिए कि गुलकार के तौर पे मशहूर तो ना हो पाए, मगर एक सुपरस्टार अदाकार ज़रूर बन गए। 1967 में फिल्म चकोरी से ये सफ़र शुरू हुआ, जिसमें शबाना उनकी हीरोइन बनी और दोनों की जोड़ी ने धूम मचा दी। ये वैसे आजकल बहुत से लोगों की कहानी है, छोटा सा घर तुझको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, क्योंकि हालात ऐसे हो गए ना, डॉलर महंगा हो गया है तो मुश्किल हो गया ज़िंदगी। नदीम साहब लाजवाल फिल्म में बेहतरीन एंटरटेन किया और ड्रामास के अंदर भी बड़ा अच्छा एक्ट किया। और अभी भी आज हम अभी भी कर रहे हैं, तो अल्लाह उनको ज़िंदगी दीजिए। हमने उनको याद किया। इस पॉइंट के ऊपर ही प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।